तो कि एज HEC कंसल्टेंट जब आप है, अभी आप वर्ल्ड बैंक के साथ भी प्रोजेक्ट में भी है, कोई आपके पास पैरामीटर्स है, कोई चेक लिस्ट है जब आप एक प्रोजेक्ट में जाते हैं, क्या है? अच्छा सर, एसओपीएस को फॉलो करना है, पीपीएस को यूज़ करना है, जो इंस्ट्रक्शन उसको मिलना है उसको फॉलो करना है। अगर टॉप से मैनेजर ने उसको इंस्ट्रक्शन ही नहीं दी है या इंस्ट्रक्शन दी है लेकिन उसका कोई इसके ऊपर वो खुद ही फॉलो नहीं करता है, लीड बाय एग्जांपल नहीं करता, तो ये सारी चीज़ें हमारे आते हैं उसमें और बिहेवियर वो में। आ रही क्या है फिर? वो ऑपरेशनल है कि अच्छा आपके जो ऑपरेशन चल रहे हैं ना, तो जी व्यूअर्स, मोहम्मद खालिद साहब के साथ हमने आपको बड़ी डिटेल से जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, फैसिलिटीज़ है, उन लोगों के लिए जो कि HEC में आगे जाना चाहते हैं, इंजीनियर्स, इन्वायरमेंटलिस्ट या कोई जर्नल साइंस ग्रेजुएट्स। अब आइए ज़रा उनसे प्रैक्टिकली पूछते हैं कि खालिद साहब की एक्सपीरियंस कैसे है इस फील्ड में। अच्छा, तो थोड़ा सा हमें बता दें कि आपने सऊदी में किन प्रोजेक्ट पे काम किया जो मेगा प्रोजेक्ट थे? अच्छा, सऊदी में मैंने काम किया है। सबसे पहले जो मैंने काम किया था वो रियाद मेट्रो पे था। अच्छा इसके बाद फिर अलराजी बैंक हेडक्वार्टर का था, उसका एक हाई राइज 39 फ्लोर का बिल्डिंग बन रहा था। और फिर न्यूम में था, जो शर्मा कॉम्प्लेक्स है, उसमें 5 स्टार होटल्स थे और एयरपोर्ट था और साथ ही वो किंग सलमान पैलेस थी। और फिर फोर्थ जो मेरा प्रोजेक्ट था वो दुब्बा ग्रीन पावर प्लांट। तो इस चार बड़े प्रोजेक्ट्स पे मैंने काम किए हैं। तो खालिद कैसे है, लोग तो अक्सर जब चले जाते हैं तो चले जाते हैं, आप वापस कैसे आए? अच्छा, वापस सर मैं इसलिए आया कि यहाँ पे मैंने चूँकि मैंने जॉब नहीं करनी थी, मैंने बिजनेस करनी थी। अच्छा। तो यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया। हम्म, फिर ये सेफ्टी का इंस्टीट्यूट भी बनाया, कंसल्टेंसी भी दी, तो ये काम चल रहा था। तो फिर मैं सूर्या से आया वापस, अच्छा। क्योंकि इससे मेरे एक्सपेंसेस भी मैनेज हो रहे थे और मुझे आगे ग्रो करने का तो चांस भी ज़्यादा कैसा था। देखते हैं, मतलब बहुत एक अच्छी है, अक्सर हमारे जो यंगस्टर है वो सब सरकारी नौकरी की तरफ देखते हैं और बहुत कम लोग होते हैं जो कि आपकी तरफ इनिशिएटिव लेते हैं। कैसे आपका एक्सपीरियंस? सर ये है ना कि वो तो डिपेंड करते हैं ना लोगों के मिजाज पे, उनकी ट्रेनिंग्स पे, इनकी एजुकेशन पे, इनकी फैमिली में, उनके सराउंडिंग में। वो चीज़ें देखते हैं, फिर लोगों के इन्फ्लुएंस को देखते हैं। और फॉर एग्जांपल मैं आपको ये मिसाल ये देता हूँ ना कि एक बंदा है, उसके सारे कज़न्स और रिश्तेदार वगैरह वो अच्छे अच्छे गवर्नमेंट के ओहदों पे है। तो उसकी भी ये कोशिश है कि मैं ये का मैं भी कोई मुझे भी कोई सरकारी नौकरी मिले। फिर ये है कि चूँकि नौकरी में तो वो इतना वो नहीं है इनकम कि वो फिर अपने एक्सपेंसेस पूरे कर ले। तो या तो ये कि वो फैमिली बैकग्राउंड से स्टेबल है, तो वो फिर पूरी कर सकते हैं। बाकी ये है कि वो अब कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं कि चलो यार मैं बस सुबह जाऊँ, शाम को आऊँ, और यही हम्म, एक इसके ज़िंदगी होती है ना। ठीक। तो और कुछ लोग ये है कि वो फिर उनको रूटीन पसंद नहीं होती है, वो उनके अपने विजन्स होते हैं और अपने ख्वाब होते हैं, वो पूरे करने चाहते हैं, तो वो फिर इस तरह से एडवेंचर में निकल जाता है। तो ये है कि तो कुछ फिर कैसे लगा एडवेंचर जिसमें आप निकल गए? एडवेंचर तो सर कुछ बेहतर साबित हुई, कुछ बेहतर साबित नहीं हुई। हम्म, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं स्टेबल हूँ। तो इसमें ये था कि मेरे साथ बहुत से फ्रॉड्स भी हो गए, मैंने बहुत मतलब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिस की। हम्म। बहुत से वो जो प्लानिंग्स मैंने की थी तो वो भी फेल हो गई। लेकिन ये है कि सबसे मैंने सबक सीख ली। और नेक्स्ट जो मैं करता हूँ ना, अपने बिजनेसेस चलाता हूँ या किसी के तो साथ इस डील। वक्त आप क्या करते हैं? आपका इंस्टीट्यूट है, आपके ऑफिसेज है, आप ट्रेनिंग अच्छा, ऑफर करते हैं इस और कंसल्टेंसी करते हैं, क्या करते इस टाइम मेरा जो मेन फोकस है वो तो एचएससी और ईएसजी की कंसल्टेंसी है, हैं? कि तकरीबन 70% मेरा टाइम इसी पे मैं इसी को देता हूँ। ठीक। और दूसरा काम जो है ना वो मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। हम्म, तो वो भी तकरीबन अभी इसी टाइम अल्हम्दुलिल्लाह 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं कंस्ट्रक्शन की, UGDCL के साथ। हम्म, तो उसी में मैं इन्वॉल्व हूँ, वो पार्टनरशिप पे है। हम्म, और तीसरा मेरा ये सोशल एक्टिविटीज़ है।
इसके अलावा मैंने ट्रैवल एंड टूर्स में और आईटी में और इन चीज़ों में भी मैंने स्टार्टअप्स ली थी, लेकिन वहाँ पे कोई कामयाबी नहीं मिली, तो इसको मैंने बिल्कुल आउटसोर्स मैं कर दिया। एचईसी के हवाले लेकिन से बात ऑनरशिप करता अभी हूँ कि भी। एचईसी के हवाले से आप इस वक्त क्या कोई ट्रेनिंग अच्छा, ऑफर करते एचईसी हैं की कंसल्टेंसी के अलावा? एचएससी के अलावा अभी मैं कुछ इंस्टीट्यूट में पढ़ाता भी हूँ, ट्रेनिंग्स भी दे देता हूँ, निबोश वगैरह की, आयुष की, और ऑनलाइन भी ट्रेनिंग्स देता हूँ, और बाकी कंसल्टेंसी है तो कंसल्टेंसी में। अच्छा, कैसे देखते हैं आपका सऊदी में भी एक्सपीरियंस रहा, आपका यहाँ पाकिस्तान में भी रहा, आप समझते नहीं कि पाकिस्तान में हम एचईसी के फील्ड को कोई इतना सीरियस नहीं लेते, हम इसको एक एक्स्ट्रा काम कर, हालांकि बाहर की दुनिया में ऐसा नहीं है। सर, बाहर की दुनिया में भी किसी ज़माने में ऐसा ही था। अच्छा। तो क्योंकि ये सारे दुनिया वो रिएक्टिव अप्रोच पे चलता है ना, हम्म। या तो कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है तो स्टेट इस पे एक्शन लेके रेगुलेशन बना लेते हैं और फिर इसको आगे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से पाकिस्तान में भी है, क्योंकि बाहर दुनिया में यूके में एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर आया था, तो उन्होंने अपने लॉ को चेंज कर दी। हम्म। फिर उसमें पाकिस्तान में भी जब फायर के बड़े बड़े वाक़यात हो गए तो फायर सेफ्टी कोड बन गया। जब ज़लज़ला हुआ तो बिल्डिंग कोड बन गया, बिल्डिंग कोड आपके बन जी। गया, उसका सिस्मिक प्रोविजंस आ गए। अभी रिसेंटली रिसेंटली अभी कंस्ट्रक्शन सेफ्टी का कोड भी बन गया 2025 में, और अप्रूव भी हुआ, तो अभी आहिस्ता आहिस्ता इम्प्लीमेंट हो जाएगा। हम्म। कुछ हमारे बाहर की जो कंपनीज आई ऑयल एंड गैस में, तो चूंकि उनका सिस्टम डेवलप था और वो हाई रिस्क है, तो उन्होंने तो पहले से अपने सेफ्टी इम्प्लीमेंट करना शुरू किया था। अभी इंडस्ट्री में भी ये सूरत हाल है कि एक तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो एकॉर्ड के तहत वो अभी वो बाउंड है कि वो एचएससी को अप्लाई करे अपने उसमें और इसके कंप्लाइंस इंश्योर करे। जो दूसरे मैन्युफैक्चरर्स हैं या बड़े बड़े सेटअप्स है, वो वर्ल्ड बैंक से या आईएफसी वगैरह से लोन लेते हैं, तो वो भी आईएफसी की एनएस को फॉलो करेगा जो इनके। मेजर रिस्क क्या है इंडस्ट्री में, अगर आप हेल्थ सेफ्टी के हवाले से बात आज करते हैं? सर, मैं वो तो इंडस्ट्री वाइज वो मुख्तलिफ है ना, अच्छा। कि कंस्ट्रक्शन पे अगर हम देखें तो वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा वो रिस्क है तो पाल हेजर्स है। अच्छा। ठीक है, पाल बहुत हाइट ठीक, का समझ काम है। ठीक समझ। है, जो ऑयल इंडस्ट्री में हम देखें तो वहाँ पे स्पेल्स है, वहाँ पे जो हमारे पास ड्रिलिंग फ्लूइड है वो उसमें एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, वो बड़ा रिस्क है। फिर जो इसमें हम जाए मैन्युफैक्चरिंग में हम वहाँ पे जाए तो वहाँ पे सारे मशीनरी है, तो उनके अपने रिस्क है। तो यही है ये एक बी आर स्पेशल। ए और ओ आर ए ये क्या है? अच्छा, बीआरए वो है बिहेवियरल रिस्क असेसमेंट, अच्छा। कि आप लोगों की बिहेवियर को चेक करते हैं कि वो किस तरह से सेफ्टी की जो एसओपीज बने हुए हैं वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं और वो किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं, उनके प्रैक्टिस वो सेफ है या ये अनसेफ है। वर्कर्स के लिए है या मैनेजमेंट के लिए है या अक्रॉस द बोर्ड है? नहीं, ये सारे अक्रॉस द बोर्ड है, क्योंकि देखिए सेफ्टी हर बंदे का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम्म। वो वर्कर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने लेवल पे, मैनेजर का अपने लेवल पे है, और बोर्ड का अपने लेवल पे है। तो बोर्ड ने तो क्या करना है कि उन्होंने पॉलिसी बनानी है, तो अगर उनका बिहेवियर ऐसा है कि उसको कोई प्रायोरिटी नहीं देते हैं, हम्म। तो फिर पॉलिसी नहीं बनेगी। अच्छा, फिर जो मैनेजर है तो मैनेजर ने तो फिर रिसोर्स वो एलोकेट करने हैं, तो अगर उनका बिहेवियर ऐसा है कि वो नहीं देना चाहते हैं, तो फिर वो रिसोर्स नहीं देगा। अच्छा, वर्कर का ये है कि वर्कर ने एसओपीज को फॉलो करना है, पीपीईज को यूज़ करना है, जो इंस्ट्रक्शन उसको मिलना है उसको फॉलो करना है। अगर टॉप से मैनेजर ने उसको इंस्ट्रक्शन ही नहीं दी है, या इंस्ट्रक्शन दी है लेकिन उसका कोई इसके ऊपर वो खुद ही फॉलो नहीं करता है, लीड बाय एग्जांपल नहीं करता, तो ये सारी चीज़ें हमारे आते हैं उसमें और बिहेवियर ओ में। आर ए क्या है फिर? वो ऑपरेशनल है, कि अच्छा। आपके जो ऑपरेशन चल रहे हैं ना, तो इसकी आप असेसमेंट करते हैं कि जो एक्टिविटीज़ है कि इसमें क्या हैज़र्ड्स है और इसको हमने किस तरह से मिटिगेट करना है। तो उसके रिस्क असेसमेंट तो बेसिकली यही चीज़ है ना, कि आपने हैज़र्ड्स को आइडेंटिफाई करने हैं, इसको इवैल्यूएट करना है और इसको मिटिगेशंस या कंट्रोल मेजर देने हैं। कैसे लगा ड्यूरिंग एक्सपीरियंस आपको, कोई मेजर इंसिडेंट कोई आपके करियर में आपने फेस किया आपने? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह जिन प्रोजेक्ट्स पे मैंने काम किया है, तो एज सच कोई बड़े एक्सीडेंट्स तो नहीं हुए हैं, छोटे मोटे फर्स्ट एड केसेस हुए हैं।
लेकिन एक एक्सीडेंट हुआ था, वो ऐसा था कि मैं एक उस पे दूसरे फ्लोर पे था, एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट भी होटल बन रहा था, तो जेसीपी थी। एक दिन पहले मैंने उसको वार्निंग भी दी थी कि उन्होंने ऐसा किया कि जो इसका पॉकेट है ना, इसमें बंदा खड़ा हो के वो ये सीलिंग वगैरह लगाता था। मैंने उसको मना किया था, लेकिन इसने वो जो इसके लिए वो प्रॉपर इक्विपमेंट आते हैं, उन्होंने वो नहीं लाई, वो कॉन्ट्रैक्टर ने। तो दूसरे दिन रात नाइट शिफ्ट था, तो मैं ऐसे राउंड लगा रहा था, तो इसमें वो जो जेसीबी थी वो उलट गई और वो बंदा गिर गया। तो मैं जब आया नीचे, तो अच्छा ये था कि वो बंदे ने हार्नेस भी लगाई थी और हेलमेट भी पहनी हुई थी, और जो हेलमेट का स्ट्रैप था वो भी लगाया था। तो बंदे की यहाँ पे थोड़ा थोड़ा खराश आई थी, लेकिन ये था कि बहुत हाइट से गिरा था और बस बंदा बच गया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन जब मैं ऊपर से नीचे आ रहा था ना, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान था और कि बस बंदा मरा होगा। तो फिर वो ये था कि बस उसको अस्पताल ले गया, लेकिन उसको कोई मेजर इंजरी नहीं हुई थी। लेकिन जो इसका पोटेंशियल था ना, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा था। तो ये तो है कि एज अ HEC कंसल्टेंट जब आप है, अभी आप वर्ल्ड बैंक के साथ भी प्रोजेक्ट में भी है, कोई आपके पास पैरामीटर्स है, कोई चेक लिस्ट है जब आप एक प्रोजेक्ट में जाते हैं, क्या है? अच्छा सर, देखिए ये चेकलिस्ट तो वर्ल्ड बैंक के जो प्रोजेक्ट्स हैं ना, तो इनका एक बना हुआ है ENS, एनवायरमेंटल एंड सोशल के स्टैंडर्ड्स। वो 8 स्टैंडर्ड्स हैं, तो उसके हर स्टैंडर्ड के फिर अपने अपने चेकलिस्ट बने हुए हैं, तो इसी के 8 मुताबिक हम। स्टैंडर्ड का मतलब है 8 मुख्तलिफ सब्जेक्ट हाँ, में? नहीं 8 मुख्तलिफ, मतलब ये कि रिस्क मैनेजमेंट के लिए अलग है, अच्छा, कम्युनिटी के लिए अलग है, फिर वर्कर्स के लिए अलग है। तो इस तरह से उसके 8 तो 8 आप जब स्टैंडर्ड्स है, किसी एनवायरमेंट के प्रोजेक्ट लिए में अलग है। जाते हैं तो आपको ऑटो के ऑटो एस्पेक्ट। नहीं, देखिए सर, वो तो डिपेंड करते हैं ना प्रोजेक्ट पे। अच्छा, हर जगह पे वो 8 स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं होते हैं, ठीक। लेकिन उनके मजमूई तौर पर उन्होंने 8 स्टैंडर्ड वो डिफाइन किए, उसको ये ENS के वो 8 और स्टैंडर्ड ये होते हैं। स्टैंडर्ड ऑनलाइन अगर कोई हमारे बच्चे देखने चाहते हैं तो सर अवेलेबल? वो तो बिल्कुल IFC और वर्ल्ड बैंक के तो ऑनलाइन वो प्लेटफॉर्म है OLS, अच्छा, तो ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम है, ठीक, तो उस पे जाके वो पढ़ सकते हैं। ठीक। हाँ, तो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं खालिद साहब, ठीक है। और फिर आगे जाते हैं।